हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम टू आवर चैनल टीचिंग एग्जाम्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे CTET 2012 के मैथ्स के 30 क्वेश्चंस की, जो कि होंगे प्राइमरी लेवल के। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को समतल आकृतियों के क्षेत्रफल की संकल्पना से किसके द्वारा परिचित कराया जा सकता है। नंबर 1, आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाते हुए और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग करके आयत के क्षेत्रफल की गणना करना। नंबर 2, आयत और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र बताना। नंबर 3, इकाई वर्गों के गणन की सहायता से आकृतियों के क्षेत्रफल की गणना करना। या फिर नंबर 4, विभिन्न वस्तुओं जैसे हथेली, पत्ती, पेंसिल आदि की सहायता से किसी भी आकृति का क्षेत्रफल मापना। तो कक्षा 5 के विद्यार्थियों को समतल आकृतियों के क्षेत्रफल की संकल्पना से किसके द्वारा परिचित कराया जा सकता है। विभिन्न वस्तुओं जैसे हथेली, पत्ती, पेंसिल आदि की सहायता से किसी भी आकृति का क्षेत्रफल मापना। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। नंबर 1, कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके। नंबर 2, संकल्पनाओं और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के बाद अधिक से अधिक अभ्यास कराना। नंबर 3, केवल संकल्पनात्मक ज्ञान देकर। या फिर नंबर 4, केवल एल्गोरिथम का वर्णन करके। तो गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को लंबाई की विभिन्न इकाइयां पढ़ाने के लिए शिक्षक निम्नलिखित सामग्री कक्षा में लेकर जाएगा। नंबर 1, विभिन्न लंबाइयों और इकाइयों वाले रूलर यानी कि फुट्टा, नापने वाली छड़, नापने वाली पट्टी जो वास्तुकार द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। नंबर 2, नापने वाली टेप जिसकी एक तरफ सेंटीमीटर हो और दूसरी तरफ मीटर हो। नंबर 3, विभिन्न इकाइयों का संबंध चार्ट। या फिर नंबर 4, सेंटीमीटर वाला रूलर और नापने वाली टेप। तो कक्षा 3 के विद्यार्थियों को लंबाई की विभिन्न इकाइयां पढ़ाने के लिए शिक्षक किन सामग्रियों को लेकर जाएगा कक्षा में। विभिन्न लंबाई और इकाइयों वाले रूलर यानी फुट्टा, नापने वाली छड़, नापने वाली पट्टी जो वास्तुकार द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। नंबर 1, 4 अंकों वाली संख्या के योग और व्यवकलन के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना। नंबर 2, बड़ी संख्याओं को पढ़ने के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना। नंबर 3, 6 अंकों तक गणना करना। या फिर नंबर 4, संख्याओं को सैकड़ा, दहाइयों और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझना। तो कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य होता है संख्याओं को सैकड़ा, दहाइयों और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझना। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे उपयुक्त व्यूह रचना जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है। नंबर 1, भूमिका निर्वाह यानी रोल प्ले। नंबर 2, बहुत सारे सवाल हल करना। नंबर 3, सूचना और संप्रेषण तकनीक का प्रयोग करना। या फिर नंबर 4, प्रतिरूपों का प्रयोग करना। तो सबसे उपयुक्त व्यूह रचना जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है। तो ऑप्शन 1 हमारा सही होगा, भूमिका निर्वाह यानी रोल प्ले। यहाँ मैथ की बात की जा रही है, तो जब कोई बच्चा मैथ के एक्सरसाइज या उनके सवालों को खुद से प्रैक्टिस करेगा तभी वो उसमें अच्छा बन पाए, तभी उन सवालों को वो अच्छे तरीके से लगा पाएगा, या कह सकते हैं उसमें एक्सपर्ट बन पाएगा। तो ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना का विकास करते समय कक्षा में निम्नलिखित पहेली का प्रयोग करता है। मैं 8 दहाइयों और 4 इकाइयों से कम हूँ। तो इस गतिविधि का उद्देश्य क्या है। नंबर 1, कक्षा में कुछ मजा करना और एक रास्ता को तोड़ना। नंबर 2, आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करना। नंबर 3, योगात्मक आकलन करना। या फिर नंबर 4, विद्यार्थियों को दहाई और इकाई की संकल्पना से परिचित कराना। तो एक शिक्षक आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना का विकास करते समय कक्षा में निम्नलिखित पहेली का प्रयोग करता है और इस गतिविधि का उद्देश्य होगा आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करना। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, योग और व्यवकलन पर आधारित शब्दों में दिए गए सवालों को हल करने की विद्यार्थियों की दक्षता का आकलन करने के लिए आकलन के शीर्षक हैं। नंबर 1, सवाल का बोधन और सही जवाब लिखना।
नंबर 2, सवाल की पहचान, सही संक्रिया निष्पादित करना। नंबर 3, गलत आंशिक रूप से सही, पूर्णतः सही। नंबर 4, सवाल का बोधन, निष्पादित की गणितीय रूप से संक्रिया की पहचान, समस्या का गणितीय रूप में निरूपण, सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण। तो योग और व्यवकलन पर आधारित शब्दों में दिए गए सवालों को हल करने की विद्यार्थियों की दक्षता का आकलन करने के लिए आकलन के शीर्षक होंगे सवाल का बोधन, निष्पादित की गणितीय रूप से संक्रिया की पहचान, समस्या का गणितीय रूप में निरूपण, सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुश्री रीना दशमलव के गुणन की संकल्पना का शिक्षण करने के लिए ग्रिड गतिविधि का प्रयोग करती हैं। उसका एक नमूना नीचे दिया गया है। इस नमूने यानी इस ग्रिड पद्धति के द्वारा वे 0.2 और 0.3 की मल्टीप्लाई सिखा रही हैं। इस पद्धति के द्वारा सुश्री रीना नंबर 1, संकल्पनात्मक ज्ञान और समस्या समाधान पर ज़्यादा बल दे रही हैं तथा प्रक्रमणशील ज्ञान पर कम। नंबर 2, सीखने के परंपरागत उपागम का प्रयोग कर रही हैं। नंबर 3, समस्या समाधान कौशल के विकास पर बल दे रही हैं। या फिर नंबर 4, प्रक्रमणशील ज्ञान पर ज़्यादा बल दे रही हैं और संकल्पनात्मक ज्ञान पर कम। तो सुश्री रीना दशमलव के गुणन की संकल्पना का शिक्षण करने के लिए ग्रिड गतिविधि का प्रयोग करती हैं। तो इस पद्धति के द्वारा सुश्री रीना संकल्पनात्मक ज्ञान और समस्या समाधान पर ज़्यादा बल दे रही हैं तथा प्रक्रमणशील ज्ञान पर कम। ऑप्शन 1 हमारा सही होगा, क्योंकि ये कोई सामान्य विधि नहीं है, इसीलिए हमारा ऑप्शन 1 सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भिन्नों की योग संकल्पना के पाठ पर योजना बनाते समय शिक्षक पट्टी मोड़ने वाली गतिविधि का प्रयोग कर रहा है। उपरोक्त गतिविधि है नंबर 1, विषय वस्तु संबंधी गतिविधि, नंबर 2, विषय वस्तु पश्च गतिविधि, नंबर 3, समय की बर्बादी, या फिर नंबर 4, विषय वस्तु से पूर्व की गतिविधि। तो शिक्षक एक पट्टी को मोड़कर भिन्नों की योग संकल्पना को समझा रहा है, तो इस गतिविधि को क्या कहेंगे? विषय वस्तु से पूर्व की गतिविधि। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए कि शेष हमेशा विभाजक से कम होता है, उचित उपागम है नंबर 1, अनेक बार विद्यार्थियों को मौखिक रूप से स्पष्ट करना, नंबर 2, विभाजन वाले सवालों को मिश्रित भिन्नों के रूप में निरूपित करना और यह स्पष्ट करना कि भिन्न का अंश शेष है, नंबर 3, वस्तुओं को विभाजक के गुर्जों में समूहीकृत करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है विभाजक से कम है, या फिर नंबर 4, श्याम पट्ट पर विभाजन करने वाले बहुत सारे सवाल करना और दिखाना कि हर बार शेष विभाजक से कम है। तो कक्षा 4 के विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए कि शेष हमेशा विभाजक से कम होता है, उचित उपागम होगा वस्तुओं को विभाजक के गुर्जों में समूहीकृत करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है विभाजक से कम है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। मान लीजिए 10 पेन है, विद्यार्थी 4 हैं, 10 पेन को 4 विद्यार्थियों में अगर बराबर बांटना है तो हर एक विद्यार्थी को हमें 2-2 पेन देने होंगे। तो विद्यार्थियों के पास टोटल जो पेन पहुंचेंगे वो होंगे 8। तो 10 में से 8 पेन चले जाएंगे विद्यार्थियों के पास, तो बचेंगे कितने? 2। विद्यार्थी हैं 4, पेन बच चुके हैं 8, बचे हैं 2। तो यहाँ पर विभाजक जो होते हैं वो विद्यार्थी होंगे 4 और शेष क्या रह गया हमारे पास? 2। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है शेष हमेशा विभाजक से कम होता है, तो बात सही है, शेष यानी 2, विभाजक यानी 4 से कम है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति समान आकार के 5 वर्गों से मिलकर बनी है। आकृति का क्षेत्रफल 180 वर्ग सेंटीमीटर है। आकृति का परिमाप क्या होगा वो भी हमें सेंटीमीटर में बताना है। तो 5 वर्गों से मिलकर बनी आकृति का क्षेत्रफल है 180 वर्ग सेंटीमीटर। तो 1 वर्ग से मिलकर बनी आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा? 180/5, 5 या 15, 5 छक्का 30 यानी 36 वर्ग सेंटीमीटर। यानी ये ए स्क्वायर की वैल्यू होगी 36 और हमें एक भुजा की निकालनी है, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 6, यानी 6 जो वैल्यू आई है वो एक भुजा की है। ये जो एक भुजा है ये 6 है, ठीक है। तो हमें बताना है आकृति का परिमाप क्या होगा, वो भी सेंटीमीटर में। तो आकृति के परिमाप को बताने के लिए हमें दी गई आकृति की बाहरी भुजाओं को जोड़ना है, बस
हमें अंदर की भुजाओं से कोई मतलब नहीं होता, हमें परिमाप ज्ञात करने के लिए बाहरी भुजाओं को जोड़ना पड़ता है। तो चलिए पहले देखते हैं भुजा कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भुजाएं हैं और एक भुजा का मान क्या था 6, तो गुणा 6 बाछंग 72, वो भी सेंटीमीटर में। तो देखते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 72 सेंटीमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भिन्नों का योग पढ़ाते समय श्री सिंह द्वारा यह देखा गया कि निम्नलिखित प्रकार की त्रुटि बहुत आम है। कैसी त्रुटि? जो ये भिन्नों का योग किया है ये गलत है। श्री सिंह को निम्नलिखित उपचारात्मक कार्य करना चाहिए। नंबर 1, समान प्रकार के सवालों का अधिक अभ्यास कराना। नंबर 2, असमान भिन्नों के योग की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए चित्रात्मक प्रतिरूप देना तथा बाद में समान प्रकार के सवालों का अभ्यास कराना। नंबर 3, विद्यार्थियों को मेहनत करने की सलाह देना और भिन्नों के योग वाले सवालों का अभ्यास कराना। या फिर नंबर 4, हर के लघुत्तम समापवर्त यानी कि लासा की संकल्पना को स्पष्ट करना। तो भिन्नों का योग पढ़ाते समय श्री सिंह द्वारा यह देखा गया कि निम्नलिखित प्रकार की त्रुटि बहुत आम है और इसके लिए उपचारात्मक क्या कार्य करना चाहिए। असमान भिन्नों के योग की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए चित्रात्मक प्रतिरूप देना तथा बाद में समान प्रकार के सवालों का अभ्यास कराना। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक ठोस जैसा कि आकृति में दिखाया गया है घनी ब्लॉक से बना है जिनकी प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर है, ब्लॉकों की संख्या क्या है? तो ये आकृति दी गई है, हमें इसमें ब्लॉकों की संख्या ज्ञात करनी है। हमें इसमें बस लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की मल्टीप्लाई कर देनी है बस। तो चलिए देखते हैं इसमें लंबाई के कितने ब्लॉक हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 गुणे चौड़ाई में ब्लॉकों की संख्या 1 2 3 4, तो 4 गुणे और ऊंचाई में ब्लॉकों की संख्या निकालेंगे तो 1 2 3, तो 3 होंगी हमारी ऊंचाई में ब्लॉकों की संख्या। तो 5 चक्कू 20 3 60, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ब्लॉकों की संख्या कितनी होगी, तो 60 होगी ब्लॉकों की संख्या। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कणा का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? नंबर 1, खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना। नंबर 2, गणित की सभी पाठ्य पुस्तक का पुनर्लेखन करना। नंबर 3, विद्यार्थियों को बहुत सारे सवाल कार्य पत्रक देना। नंबर 4, विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना। तो एनसीएफ 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कणा का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, रिजुल एक गति संवेदी शिक्षार्थी है। उसकी शिक्षिका सुश्री नेहा उसकी अधिगम शैली को समझती है। उसकी गुणन की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए उन्हें निम्नलिखित में से किस व्यूह रचना का चयन करना चाहिए? नंबर 1, आड़ी तिरछी रेखाओं पर प्रतिच्छेदन बिंदुओं को गिनना। नंबर 2, सभी पहाड़ों को याद करने के लिए उस पर बल देना। नंबर 3, 2 3 आदि के गुणज प्राप्त करने के लिए 2 भिन्न रंग वाले मोती और धागे का प्रयोग करना। या फिर नंबर 4, कटवा गिनती। तो रिजुल एक गति संवेदी शिक्षार्थी है और उसकी शिक्षिका सुश्री नेहा उसकी अधिगम शैली को समझती है। उसकी गुणन की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए उन्हें किस व्यूह रचना का चयन करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा, आड़ी तिरछी रेखाओं पर प्रतिच्छेदन बिंदुओं को गिनना। ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता। किसमें विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता? नंबर 1, बिना किसी त्रुटि के संख्याओं को पढ़ने में। नंबर 2, शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्यांक लिखने में। नंबर 3, गणना में परिशुद्धता प्राप्त करने में। या फिर नंबर 4, स्थानीय मान की महत्ता को समझने में। तो कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्यांक लिखने में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा जब आप 176 को 3 से विभाजित करते हैं। हमें यहाँ ये बताना है, जब हम 176 को 3 से विभाजित करेंगे तो शेष कितना आएगा, 3 पचे 15, 2 3 अट्ठे 24। तो जब 176 को 3 से विभाजित करेंगे तो शेष 2 बचेगा। अब हमें ये इन ऑप्शन में से वो ऑप्शन बताना है जिसमें शेष 2 से ज़्यादा हो, जिसमें वही हमारा आंसर होगा। चलिए देखते हैं डिवाइड करके। 3 को जब पहले ऑप्शन में देखेंगे, 3 को जब 175 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेष रहता है, 3 पचे 15, 3 अट्ठे 24, शेष रहा 1, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, शेष रहा 0, 5 तियाँ 15, 5 चक्कू 20, शेष बचा 3, 4 चक्कू 16, 4 तियाँ 12, शेष रहा 2। तो 2 से अधिक है ऑप्शन नंबर 3 में, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। हमें इसमें यही बताना है कि किस में 2 से अधिक शेष बचता है, तो ऑप्शन 3 में बचता है। 500 सेंटीमीटर प्लस 50 मीटर प्लस 5 किलोमीटर कितना होता है, हमें यही बताना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आंसर में हमें जो भी बताना है वो मीटर में बताना है, और हमें क्वेश्चन में दिया गया है सेंटीमीटर में, मीटर में और किलोमीटर में भी। तो जब हमें आंसर मीटर में देना है तो सेंटीमीटर को भी हमें मीटर में चेंज करना होगा और किलोमीटर को भी हमें मीटर में चेंज करना होगा। तो जब 500 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 5 मीटर, और जब 5 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे तो होगा 5000 मीटर। तो इन्हीं को ऐड कर देना है। तो सबसे पहले 5 किलोमीटर को जब हम ऐड करेंगे तो 5000 मीटर में आएगा, 50 मीटर को 50 मीटर ही रहने देते हैं, और 500 सेंटीमीटर को जब हमने मीटर में चेंज किया तो आया था 5, इन्हीं को जोड़ देते हैं, 5 5 0 5, यानी 50 55 जिस ऑप्शन में होगा वो हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि नंबर 1 विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करता है, नंबर 2 सुडोकू पहेली को हल करने में विद्यार्थियों की सहायता करता है, नंबर 3 यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और उनकी संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करता है, या फिर नंबर 4 विद्यार्थियों में सृजनात्मक और कलात्मक गुणों को विकसित करता है। तो पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा होता है, क्योंकि यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता भी करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 63,606 में 6 के स्थानीय मानों का योगफल क्या है, यही बताना है। तो 63,606 में पहले हम इस 6 का स्थानीय मान निकालेंगे। 6, इस 6 के आगे कितनी डिजिट है, 4, तो हम 10,000 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 60,000। फिर हम इस 6 का स्थानीय मान निकालते हैं, तो इसके आगे 2 डिजिट हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 600। इस 6 का आप स्थानीय मान निकालेंगे, इस 6 के आगे कोई भी डिजिट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इसे 0 से डिवाइड करेंगे। जिस किसी भी डिजिट का हमें स्थानीय मान पूछा है और उस डिजिट के आगे कोई और डिजिट नहीं है तो वहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आएगा 6। इसी को जोड़ लेते हैं, यहाँ पर 6, ये 0, ये 6, ये 0, ये 6, यानी 60,606। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 5,671 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर पूछा है। तो 5,671 को जब हम उल्टा करेंगे, इनके अंकों को पलट देंगे तो 1765। अब इसी को हमें माइनस कर देना है। 11 में से 5 चला गया तो बचेगा 6, 6 में 6 गया 0, 16 में से 7 गया तो बचेगा 9, और 4 में से 1 गया तो बचेगा 3, यानी 3,906 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पैटर्न का अध्ययन कीजिए। हमें एक पैटर्न दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग हमें इस पैटर्न का जवाब देना है। तो ऐसे पैटर्न को सॉल्व करने के लिए देखते हैं, एक की जितनी बार भी पुनरावृत्ति होती है उसे उतनी बार ही बढ़ते हुए क्रम में और फिर उतनी बार ही घटते हुए क्रम में हम लिखते हैं। तो जैसे यहाँ एक की एक बार भी पुनरावृत्ति नहीं हुई तो 1 लिखेंगे, यहाँ पर एक की एक बार पुनरावृत्ति होती है तो 1 को एक बार बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे फिर घटते हुए क्रम में। जैसे 1 को बढ़ते हुए क्रम में लिखकर हमने लिखा 2 और फिर घटते हुए क्रम में लिख दिया 1।
यहाँ पर 1 की 2 बार पुनरावृत्ति हुई है तो हम इसे 2 बार बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, जैसे 1 के बाद 2 और फिर 3, फिर 2 बार घटते हुए क्रम में, यानी 2 और 1 लिख दिया। इसी प्रकार हमें इस पैटर्न का भी जवाब देना है। तो 1 की पुनरावृत्ति होती है यहाँ पर 4 बार, तो हम इसको 4 बार लिखेंगे बढ़ते हुए क्रम में, 2, 3, 4, 5, और फिर 4 बार ही लिखेंगे घटते हुए क्रम में, तो 4, 3, 2, 1। और ये पैटर्न है जो ये ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? नंबर 1, 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती 999 है। नंबर 2, 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती 1001 है। नंबर 3, 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती 1002 है। या फिर नंबर 4, 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती 1000 है। पूर्ववर्ती यानी जो संख्या दी गई है उसमें से 1 घटा दीजिए तो हमारा पूर्ववर्ती निकल आता है, और यदि कोई जो संख्या दी गई है उसमें हम 1 जोड़ देंगे तो हमारा परवर्ती निकल आता है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। 1000 के पूर्ववर्ती यानी 1000 में 1 घटा दिया, 999 आ गया। 999 का पूर्ववर्ती यानी फिर हमें 1 घटाना है तो घटा दिया, तो आंसर आना चाहिए 998, और दिया क्या है 999, इसलिए ऑप्शन 1 हमारा गलत होगा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है 1000 के पूर्ववर्ती यानी 1000 में 1 घटा देंगे तो आएगा 999 का परवर्ती यानी इसमें 1 हमें जोड़ देना है तो आ जाएगा 1000, और दे कितना रखा है 1001, यानी ऑप्शन 2 भी हमारा गलत होगा। ऑप्शन 3 को चेक करते हैं। 1000 के पूर्ववर्ती यानी 999 का परवर्ती यानी +1 जोड़ देंगे तो आएगा 1000, और दे कितना रखा है 1002, यानी ऑप्शन 3 भी हमारा गलत होगा। ऑप्शन 4 चेक कर लेते हैं। 1000 के परवर्ती यानी 1000 में हमें 1 जोड़ना है क्योंकि परवर्ती दिया, तो हो गया 1001 का पूर्ववर्ती यानी अब इस 1001 में हमें 1 घटा देना है तो कितना आएगा 1000, जो कि दिया है, यानी ऑप्शन 4 हमारा सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक दुकान में 239 खिलौने हैं, 70 और खिलौने लाए गए, उनमें से 152 बिक गए, बचे हुए खिलौनों की संख्या क्या थी? तो हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे। एक दुकान में 239 खिलौने थे, 70 और खिलौने लाए गए, यानी 70 और आ गए तो हम जोड़ेंगे 70 + 70, उनमें से 152 बिक गए, यानी जितने थे उसमें से 152 चले गए, हमारे पास घट गए। बचे हुए खिलौनों की संख्या, तो हमें यहाँ इक्वेशन ही बतानी है, तो 239 + 70 - 152 जो ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, तो ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपये है। अमित 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता है और दुकानदार को 100 रुपये का एक नोट देता है, उसे कितने रुपये वापस मिलेंगे? तो एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपये है, अमित 1.5 दर्जन यानी 1 दर्जन में हुए 12 और आधे दर्जन में हुए 6, तो हुए 18, तो 18 पेंसिल खरीदता है। अमित 18 पेंसिल खरीदता है और दुकानदार को 100 रुपये का एक नोट देता है, तो जब एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपये है तो 18 पेंसिल का मूल्य 18 को 2.5 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 45, और दुकानदार को वह 100 रुपये का नोट देता है, तो 100 में से हम 45 को घटा देंगे तो आ जाएगा 55, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा 55 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दी गई संख्याओं के गुणनफल में दहाई अंक और इकाई अंक का योगफल क्या है? तो हमें इन संख्याओं में जब दहाई और इकाई अंक के ही योगफल बताने हैं तो लास्ट की 2 डिजिट का ही हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 59 और 73 का मल्टीप्लाई करते हैं। 3 नेम 27 हासिल 2, 3 पचे 15, 16 17, 7 नेम 63 हासिल 6, 7 पचे 35, 35 6 41, इन 2 से हमें कुछ नहीं, हमें इसी से देखना है। 7 यहाँ पर आ जाएगा 7 और 7 3 10 0, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं क्योंकि हमें इकाई और दहाई का ही योगफल चाहिए। तो इकाई है 7, दहाई है 0, इनका योगफल हुआ 7, तो ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2:58 PM से 4 घंटे 59 मिनट पहले क्या समय है? तो 2:58 PM इसको हम लिख सकते हैं 14 घंटे 58 मिनट, और इसमें से हमें 4 घंटे
59 मिनट को घटा देना होगा। अब आप देख रहे हैं कि 59 मिनट ज़्यादा है, 58 मिनट कम है, तो इसके लिए हमें 14 घंटे में से 1 घंटा इधर कैरी लेना होगा और यहाँ पर मिनट है इसको, इसलिए हमें घंटे को मिनट में कन्वर्ट करना होगा। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 में 58 जोड़ेंगे तो 118 आ जाएगा और इधर 1 घंटा जो निकाल लिया तो यहाँ पर 13 बचा, तो 13 घंटे 118 मिनट, इसमें से 4 घंटे 59 मिनट को हम घटा देंगे तो 8 यानी 18 में से 9 गया तो बचेगा 9, 10 में से 5 गया 5, 13 में से 4 गया तो बचेगा 9। तो और ये हमने 4 घंटे 59 मिनट पहले का समय निकाला है, इसलिए यहाँ पर AM आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा, 9 घंटे 59 मिनट सुबह का। ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 19,000 प्लस 19 सैकड़ा प्लस 19 इकाइयाँ किसके बराबर हैं? तो ऐड करते हैं इन्हें। 19,000, 19 सैकड़े, तो 19 सैकड़े प्लस 19 इकाइयाँ, तो ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 1, ये 9, 9 और 1 10, 0 हासिल लगा 1, 1 और 1 2, तो 20,919 ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा 1। हमारा अगला क्वेश्चन है यदि इस संख्या को 567 से विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या है? तो ठीक है, भागफल देखते हैं। 567 को हम डिवाइड करेंगे 5 6 7 5 6 7 5 6 7 3 टाइम्स है, तो पहला तो पहली बार में ही चला जाएगा 5 6 7, उतार लिया 5, न जाने का 0, उतार लिया 6, फिर न जाने का 0, उतार लिया 7, फिर 567 एकम 567, ये कट गया पूरा, फिर उतार लेंगे अब इस संख्या को 5 इसमें से, न जाने का 0, उतार लेंगे 6, फिर न जाने का 0, उतार लेंगे 7, फिर 567 एकम 567, यानी यहाँ पर ये भागफल जो हमारा आ रहा है वो है 1001,001 और ये होगा ऑप्शन नंबर 2 में, हमारा ऑप्शन 2 सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 1/2 में कितने 1/8 हैं? तो ऐसे सवालों में कुछ नहीं, 1/2 को 1/8 से डिवाइड कर देते हैं या फिर कहते हैं कि बटे में लिख लेते हैं। 1/2 ये ऊपर चला जाएगा 1 के पास और ये 2 की गुणा में आ जाएगा, तो 8/1 हो जाएगा, 2 चक्के 8, तो ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। 1/2 में 4 1/8 हैं, तो ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। होपफुली गाइज आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।